इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट तरह के फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए हैं और हमें इनके करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच करना है बेसिकली। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है। दैट इज मैं अगर लिखूं इसे तो मैं R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली बोलता हूं। सिंस यहाँ पे R कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स जो भी डायमेंशन R का होगा वही डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला PV = nRT। सिंस यहाँ से मैं R का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, दैट इज PV/T। N का तो कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर। प्रेशर को मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ और वॉल्यूम के जगह पे मैं V की जगह पे L³ आ जाएगा उसका डायमेंशन, T की जगह पे मैं केल्विन लिख सकता हूँ। सो विल गेट द डायमेंशन ऑफ R। तो मैं फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले लिख लेता हूँ, दैट इज mL/T-2L³। V की जगह पे L³ आ गया। एरिया की जगह पे मैं L² लिख सकता हूँ एंड टेम्परेचर की जगह पे मैं K लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मैं R का डायमेंशन बता सकता हूँ, दैट इज mL²T-2K⁻⁻1। दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज अगर मैं बात करूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके लिए हम स्टोक्स फार्मूला को यूज करेंगे, F = 6 पाई ईटा RV। जब हम फ्लूइड्स पढ़ते हैं तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। दिस इज द फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी जब वो फ्लूइड में रहता है। तो यहाँ से ईटा को मैं लिख सकता हूँ F/RV। तो यहाँ से हमें F का डायमेंशन पहले से पता होता है, दैट इज mL/T-2 अपॉन R के जगह पे मैं लिख लेता हूँ L और फिर वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ L और T⁻⁻1। तो ईटा का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ये हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा का डायमेंशन निकाल लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। दैट इज अगर मैं इसके लिए यूज करूँ फॉर्मूला तो मैं यूज करूंगा एनर्जी = hν। यहाँ पे न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है और h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ E/hν विल बी गिव मी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी की जगह पे मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, दैट इज F/d अपॉन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/T आ जाएगा, तो वो T ऊपर चला जाएगा तो मैं वहाँ पे न्यू लिख लेता हूँ h। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, दैट इज mL/T-2 और मैं यहाँ पे d की जगह पे लिख सकता हूँ L और न्यू की जगह पे जो डायमेंशन आएगा T ऊपर आ जाएगा। सो विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ तो विल गेट फॉर्मूला एज mL/2 T⁻⁻1। ये हमारा आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज K। तो इसके लिए मुझे रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज मुझे पता होता है dQ/dt जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, इसको मैं लिख सकता हूँ ΔT टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L और मल्टीप्लाई में हो जाएगा K × A। तो यहाँ से dQ जो मेरा एनर्जी टर्म है, dQ की जगह पे मैं F/d लिख सकता हूँ, दैट इज द वर्क डन अपॉन dt है। यहाँ पे dt की जगह पे मैं टाइम लिख सकता हूँ, दैट इज T। जब ΔT हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो उसके जगह पे मैं केल्विन लिख सकता हूँ और L ऊपर जाएगा तो उसके जगह पे मैं L लिख सकता हूँ। एरिया के जगह पे मैं L² लिख सकता हूँ। सो विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं इसको लिख सकता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी। जब हम इसको हीट एंड कंडक्शन में पढ़ते हैं तब वहां पे हमें ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो अब मैं फोर्स की जगह पे डायमेंशन लिख लेता हूँ, दैट इज mL/T⁻⁻2 L² अपॉन T आ जाएगा हमारा टाइम की जगह पे, L² आ जाएगा और केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर की जगह पे। ये हमारा आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करके इसे लिखूं सो m⁻1 L⁻1 T⁻⁻3 एंड K⁻⁻1। ये हमारा हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। में हमें डिस्टेंस d जो है वो डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे, दैट इज मास डेंसिटी, रो ऑफ द फॉग, इंटेंसिटी बेसिकली पावर अपॉन एरिया और फ्रीक्वेंसी पे। ये तीन टर्म पे हमारा जो डिस्टेंस d है वो डिपेंड कर रहा है। तो हमें ये डिस्टेंस d का डिपेंडेंस निकालना है इन तीनों टर्म्स के फॉर्म में। और सवाल में ये बोला गया है कि जो इंजीनियर है जो ये फाइंड कर रहा है वो बोलता है कि जो d है वो प्रोपोर्शनल है, दैट इज s के पावर 1/n। बेसिकली इंटेंसिटी के पावर 1/n पे वो प्रोपोर्शनल है, तो हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस d है वो हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ s के पावर a पे डिपेंड कर रहा होगा, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो रो के पावर b पे डिपेंड कर रहा होगा एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे f के पावर c बोल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को देखूँ तो इंटेंसिटी हमारा है पावर अपॉन एरिया। पावर को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी अपॉन टाइम
और एरिया का जहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ अभी के पावर ए। नाउ डेंसिटी जो हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m बाई वी के पावर b, एंड फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/t लिख सकता हूँ, दैट इज पावर c। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ जो d होगा वो तो l हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, दैट इज m l स्क्वायर t की -2। अब नीचे भी हमारे पास एक t है और a का डायमेंशन हमारा l स्क्वायर हो जाएगा। अब m के जगह पे हम m लिख सकते हैं, एंड वॉल्यूम के जगह पे l क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे पावर b है, और यहाँ पे आ जाएगा t के ऊपर अगर मैं इसको लेके जाऊँ दैट इज -1 आ जाएगा, और एक c आ गया। तो अब मैं अगर इसको एक्सप्रेस करूँ तो मैं लिख सकता हूँ m की पावर a प्लस b, l की पावर -3b एंड t की पावर -3a माइनस c। ना हम क्लियरली देख सकते हैं जो a प्लस बी होगा, सिंस लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी m का टर्म नहीं है, दैट मीन्स a प्लस बी जो होना पड़ेगा उसको 0 होना पड़ेगा। ये हमारा आ गया पहला एक्सप्रेशन। सेकंड, जो -3b है जो कि l के पावर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करूं तो उसको 1 के बराबर होना पड़ेगा। ये आ गया हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। सिमिलरली -3a माइनस c विल बी इक्वल टू 0, दिस इज आवर थर्ड एक्सप्रेशन। वी नीड टू कैलकुलेट बेसिकली वैल्यू ऑफ a और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि s के पावर जो है वो a ही है, तो मुझे a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो -3b इक्वल टू 1 से b की वैल्यू आ जाता है -1/3। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -1/3, सो a विल बी इक्वल टू 1/3 सिंस a प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर a की वैल्यू 1/3 है, दैट मीन्स जो d हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा s की पावर 1/n, दैट इज 1/3 के। तो n यहाँ पे बेसिकली हमारा 3 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर n इक्वल टू 3 होगा। में हमें पोटेंशियल डिफरेंस v, इलेक्ट्रिक करंट I, परमेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट में एक डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशंस को बताना है, जो कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो 2 रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिनको हम यूज करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, सो दैट हम उनके डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बता पाए। एक तो हम स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, इसको यूज करने वाले हैं। दूसरा, रेसिस्टेंस इक्वल टू √ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करने वाले हैं। हमें पता है दैट इज ओम्स लॉ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v बाई आई इक्वल टू r। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आई कैन राइट इट v स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। बेसिकली v स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज v स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन। अब अगर मैं फिर से फर्दर इसे लिखूं, दैट इज आई इक्वल टू वी बाई आर, और r के जहां पे मैं अगर √ ऑफ रिप्लेस कर दूं √ म्यू नॉट अपॉन √ एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारा जो एक्सप्रेशन i का आ रहा है वो आ रहा है v √ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। अब अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √ एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो हमारा एक्सप्रेशन जो आ जाएगा i इक्वल टू v, ऊपर नीचे मैंने √ एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो c के बराबर होता है। सो आई कैन राइट इट i विल बी इक्वल टू c v एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। और इसके लिए हमने जो 2 एक्सप्रेशन यूज किया, जो पहला एक्सप्रेशन और रिलेशन बेसिकली यूज किया, c इक्वल टू 1 अपॉन √ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड r इक्वल टू √ ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सवाल में 3 वेक्टर दैट इज p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर, 3 वेक्टर इस सवाल में दिए हुए हैं जो कि इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। s जो है वो एक पॉइंट है इस वेक्टर r पर। बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन p एंड s जो है वो इस सवाल में b मॉड ऑफ r वेक्टर इज गिवन है। हमें एक जनरल रिलेशन अमॉन्ग p वेक्टर, q वेक्टर एंड s वेक्टर को कैलकुलेट करना है। दैट इज मैं लिख सकता हूं b r वेक्टर जो हो जाएगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ s माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो जाएगा, और r वेक्टर सवाल में q का पोजीशन वेक्टर माइनस p पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। सो आई कैन राइट इट b q वेक्टर माइनस p का पोजीशन वेक्टर। दिस विल बी इक्वल टू s पोजीशन वेक्टर माइनस p वेक्टर। यहां से मैं लिख सकता हूं b q कैप, दैट इज q वेक्टर बेसिकली माइनस b p वेक्टर, प्लस मैं p वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाता हूं, दैट इज p वेक्टर, दिस इज इक्वल टू s वेक्टर।
तो यहाँ से मैं पी वेक्टर को कॉमन लेता हूँ सबसे पहले, तो जो हमारा टर्म आता है वो आता है 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एस वेक्टर। ये हमने यहाँ पे एस वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर को आपस में रिलेट कर लिया है, दैट इज पी क्यू एन एस इज यहाँ पे रिलेट हो चुके हैं, इनके बीच में हमने एक रिलेशन स्थापित कर लिया और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें दो वेक्टर ए एंड बी गिवन है और ए को डिफाइन किया गया है ए आई कैप, वहीं पर बी वेक्टर जो है उसको डिफाइन किया गया है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हमें एक रिलेशन भी गिवन है यहाँ पर, दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दैट इज मैं इस रिलेशन को सबसे पहले एनालाइज कर लेता हूँ। सो आई कैन राइट इट मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर जो है हमारा वो इक्वल टू है √3 मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर रिजल्टेंट लूँ तो आई कैन राइट इट √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू √3, फिर एक अंडर रूट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो अगर मैं फर्दर इसे अंडर रूट को हटा दूँ तो आई कैन राइट इट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab cos थीटा। अगर मुझे ए और बी का मॉड पता चल जाए तो मैं एक रिलेशन ला सकता हूं, दैट इज अगर मैं मॉड ऑफ ए देखूं तो वो हमारा है ए, अगर मॉड ऑफ बी भी देखूं सो आई कैन राइट इट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलके 1 हो जाएंगे, सो मॉड ऑफ बी भी ए ही आ रहा है। सो आई कैन राइट इट 0 इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, तो यहाँ से कॉस थीटा के वैल्यू जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ और ये जो कॉस थीटा आया है वो ए और बी के बीच का एंगल है। सो आई कैन फर्दर राइट कि अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ, दैट इज ए डॉट बी, और इनके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूँ दैट इज आई कैन राइट इट कॉस थीटा, ये जो हमारा वैल्यू है ये कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा था ए आई कैप और बी वेक्टर जो था वो हमारा था ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, दिस अपॉन इनका मॉड जो कि हमारा था ए और ए, इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा जो कि 1/2 अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो मैं दिख रहा है दैट इज ऊपर की ओर जो न्यूमरेटर आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी अपॉन ए स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2। तो यहां से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 1/2 अगर पूछा गया है और ओमेगा का वैल्यू भी हमें गिवन है तो मैं यहां से ये तो बोल सकता हूं, हमसे पूछा गया था कि एट टाइम t इक्वल टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो π/3 होना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ओमेगा का वैल्यू हमें इस सवाल में गिवन है दैट इज π/6 इंटू यहाँ पे t बोल देता हूं विच इज इक्वल टू π/3। तो t की वैल्यू बेसिकली टाउ की वैल्यू वो आ रहा है 2, तो इस सवाल का आंसर ये हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है दैट इज E इक्वल टू बी और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c। सो आई कैन राइट इट E इक्वल टू बी, c बेसिकली हमारे यहाँ पे स्पीड है और फिर वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा l t के पावर -1। तो अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो आई कैन से ऑप्शन सी इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमसे ये पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। दैट इज हमें पता है दैट इज मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बेसिकली बोलूँ तो लिख सकता हूँ c स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ दैट इज फर्दर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आ जाएगा
1 अपॉन सी स्क्वायर का फिर से डायमेंशन लिख दे रहे हैं, दैट इज एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा अगर राइट हैंड साइड तो ऊपर पावर जाने पे -1 हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट -1 टी के पावर 2 और एल के पावर -2। सो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा 7th का, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये गिवन है कि एक कंसीडर एक सिस्टम ऑफ यूनिट जहां पे मास और एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशन लेस आपको लेना है, लेंथ का डायमेंशन एल है, तो हमें बताना है कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट एक्सप्रेशन है। दैट इज हमें ये गिवन है कि जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली एल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हमारा होता है एम वी आर, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले डायमेंशन लिखता हूँ, तो यहाँ से आ जाता एम एल स्क्वायर अपॉन टी। सिंस हमारा एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है और मास भी डायमेंशनलेस है, दैट इज मैं लिख सकता हूँ दैट इज एम जो हमारा है वो डायमेंशनलेस है। अगर एम डायमेंशनलेस है और एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है तो जो टी का डायमेंशन होगा उसको एल स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, ये हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन को हम देख लेते हैं। अगर मैं इन गिवन कंडीशन को यूज करता हूँ तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज लीनियर मोमेंटम जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज लीनियर मोमेंटम P जो हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूँ दैट इज मास इनटू एल अपॉन टी, मास डायमेंशनलेस है, एल का डायमेंशन हमें एल लेना है और टी अभी हमने ऊपर निकाला दैट इज एल स्क्वायर। सो मैं अगर इसे फर्दर लिखूं तो आई कैन राइट इट दिस इज एल अपॉन एल स्क्वायर। बेसिकली डायमेंशन जो यहाँ पे आ जाएगा वो एल के पावर -1 के बराबर आ जाएगा, हमारा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। सो ये करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो इस सवाल के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दैट इज एनर्जी का डायमेंशन की बात कर लेता हूं मैं। दैट इज अगर मैं एनर्जी के डायमेंशन की बात करूं तो एनर्जी को हमें पता है डायमेंशन दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होता है एनर्जी का डायमेंशन। एम हमारा डायमेंशन लेस है, एल स्क्वायर के जगह पे एल स्क्वायर ही रहेगा और टी स्क्वायर के जगह पे टी का डायमेंशन एल स्क्वायर आया था, सो आई कैन राइट इट एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, बेसिकली एल की पावर -2। ये हमारा एनर्जी का भी डायमेंशन आ गया। अब अगर मैं पावर के डायमेंशन की बात करूं दैट इज पावर इक्वल टू हमारा जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। एम डायमेंशन लेस है, एल स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर ही रहेगा और नीचे की बात करूं टी स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर और एक टी के जगह पे एक और एल स्क्वायर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एल की पावर -4। अगर मैं फोर्स की बात करूं दैट इज आई कैन राइट इट एम एल अपॉन टी स्क्वायर। एम तो डायमेंशन लेस है, एल के जगह पे एल नहीं आ जाएगा, टी स्क्वायर के जगह पे एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर विच विल बी बेसिकली इक्वल टू एल की पावर -3। तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ फोर्स एल की पावर -3 एक करेक्ट एक्सप्रेशन है। अगर एनर्जी के डायमेंशन की बात करूं तो ये भी हमारा सही आंसर आया था। अगर पावर के डायमेंशन की बात करूं तो वो हमारा एल की पावर -4 आया था। दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट एक्सप्रेशन।